हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास के अंदर अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं और वो होने वाला है अपना फर्टिलाइजेशन। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन की क्लास के अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक लिया था गेमेटोजेनेसिस का, जिसमें मेल गेमिट स्पर्म होता है, फीमेल गेमिट ओवा होता है। स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था और ओवा बनने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हमने बोला था oogenesis। जैसे ही गेमेटोजेनेसिस होता है, उस गेमेटोजेनेसिस के बाद की जो स्टेप चलती है वो चलती है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स क्या होता है, जैसे मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। अब जैसे ही मेल का जो स्पर्म है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच चुका है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में पहुंच चुका है, अब वो जो स्पर्म है वो ओव्यूम के साथ में फ्यूज करेगा। अब स्पर्म ओव्यूम के साथ में फ्यूज करेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो हम इस फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन में हमने क्या लिया है कि कोई एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का जो गेमिट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल का जो गेमिट होता है उसे ओव्यूम बोलते हैं। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूम। अब स्पर्म भी एक सेल है, ओवा भी एक सेल है, और हम जानते हैं कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। मेल का गेमिट स्पर्म है, ये कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होता है, और फीमेल का गेमिट ओव्यूम है, ये भी कैसा होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड गेमिट स्पर्म और हैप्लॉइड गेमिट ओवा, इनके जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद में हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड ये मिलकर के एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्म और ओवा इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट कैसा है, ये डिप्लॉइड है, लेकिन ये कैसा है, ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है इसको मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है। जैसे जाइगोट क्या है, यूनिसेलुलर है, और ह्यूमन की ये फर्स्ट सेल होती है जिसको हम जाइगोट नाम दे रहे हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर है ये मल्टी सेलुलर में धीरे धीरे कन्वर्ट होने जाएगा, और वो एक प्रोसेस से होगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। जैसे पहला क्लीवेज हुआ है यहां पे, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ये बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ इस चीज का होता है कि माइटोसिस डिवीजन होता है वो एक स्लो प्रोसेस होती है, और क्लीवेज क्या होता है, ये फास्ट प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे जो यूनिसेलुलर था, अब यहाँ पे 2 सेल एम्ब्रियो बना है। 2 सेल के बाद में 4 सेल एम्ब्रियो बनेगा, 4 सेल के बाद में 8 सेल एम्ब्रियो बनेगा, और 8 सेल के बाद में 16 सेल का एम्ब्रियो बनेगा। अब ये जो हमने मोरूला बोला है ये 8 to 16 सेल एम्ब्रियो है, 8 to 16 सेल एम्ब्रियो है। अब 8 to 16 सेल का जो एम्ब्रियो होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, मोरूला। और मोरूला के बाद में, मोरूला में फिर से क्या होगा, क्लीवेज होगा, और मोरूला के बाद की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, ब्लास्टुला बनेगी। फिर ब्लास्टुला के बाद में फिर से क्या होगा, क्लीवेज होगा, और ब्लास्टुला के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, गेस्टुला बनेगी। तो एक इवेंट बनती है कि सबसे पहले क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना, जाइगोट। जाइगोट के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर बनी, मोरूला। मोरूला के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर बनी, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर बनी, गेस्टुला। अब अपन ये देखते हैं कि जाइगोट तो यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर से अब आगे का जो एम्ब्रियो है वो मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट होने जा रहा है। 8 to 16 सेल का जो एम्ब्रियो है उसको हमने मोरूला नाम दे दिया है। उसके बाद की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला, और ये ब्लास्टुला वही स्ट्रक्चर है जहां पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इसी स्ट्रक्चर में आगे जाकर के क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन। तो हम ये लिख सकते हैं इम्प्लांटेशन occurs after 7 to 8 days of
फर्टिलाइजेशन। जब तक ब्लास्टुला बन रहा है तब तक ब्लास्टुला तक का जो एम्ब्रियो रहता है वो अभी भी कहाँ पे है, अभी भी वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर है। क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है या फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है वो क्या होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, ओविडक्ट बोल सकते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। तो यहाँ जब तक ब्लास्टुला बनता है तब तक ये जो एम्ब्रियो है ये कहाँ पे है, ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन फर्टिलाइजेशन के 7वें से 8वें दिन ये जो ब्लास्टुला है ये कहां पे, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर आकर के इंप्लांट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद में ये एम्ब्रियो और जिस स्ट्रक्चर में बदलेगा उसको हम बोलते हैं गेस्टुला। और गेस्टुला वो वाले स्ट्रक्चर हैं जहां पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। एक तो इसमें क्या होगा, जर्म लेयर फॉर्मेशन, जैसे हमने नाम सुन रखा है कि एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोडर्म। ये जो 3 जर्म लेयर्स है इसका फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है, गेस्टुला स्टेज में होता है। उसके बाद में इसी गेस्टुला के अंदर क्या होता है, मोर्फोजेनेसिस अकर्स। तो क्वेश्चन अपना क्या है कि जर्म लेयर का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में है, गेस्टुला के अंदर। मोर्फोजेनेसिस कहां पे हुआ है, गेस्टुला के अंदर। अब हमने ये बोला है कि ये जो ब्लास्टुला है इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो हम देखते हैं कि जब ये ब्लास्टुला बनता है या ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हमने यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर बना रखी है और ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई है, ब्लास्टोसिस्ट की बनाई है, ब्लास्टोसिस्ट की बनाई है, ब्लास्टुला स्टेज की बनाई है। 8 to 16 सेल का एम्ब्रियो है, उसके बाद की स्ट्रक्चर हमने बनाई है। अब इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखते हैं तो ये बाहर की तरफ जो कोरकखंड दिखाई दे रहे हैं अपने को, बाहर की तरफ ये जो कोरकखंड दिखाई दे रहे हैं, ब्लास्टोमेर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो ये बाहर वाले जो स्ट्रक्चर है इसको तो हमने क्या नाम दिया है, ट्रोपोब्लास्ट बोला है। उसके बाद में ये जो येलो कलर से बना रखी है स्ट्रक्चर अंदर की साइड में, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ICM, ICM इनर सेल मास, जिसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट। फिर ये जो बीच की कैविटी अपने को दिखाई दे रही है, इस बीच वाली कैविटी को हम बोलते हैं एल्बुमिन कैविटी। या तो इसे एल्बुमिन कैविटी बोल देंगे या फिर ये ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जो कैविटी मिलेगी उसको हम ब्लास्टोसिल कैविटी भी बोल सकते हैं। इसी एल्बुमिन कैविटी को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टोसिल कैविटी बोल सकते हैं। अब जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर इम्प्लांटेशन होता है तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है कि सर ब्लास्टुला की जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जाकर के अटैच होगा। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट हमने बनाया है, ये ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, अटैच टू दी एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। मतलब इस ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा पार्ट ऐसा होगा जो एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर जाकर के इंप्लांट होगा, तो वो पार्ट कौन सा है, अपना ट्रोपोब्लास्ट है। उसके अलावा ट्रोपोब्लास्ट का और क्या फंक्शन रहेगा, तो ये फॉर्म्ड कोरियोनिक विलाई एंड कोरियोन लेयर। कोरियोन लेयर का फॉर्मेशन कौन करेगा, ट्रोपोब्लास्ट करेगा। यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर जाकर के अटैच कौन सा पार्ट होगा, ट्रोपोब्लास्ट होगा। और पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कौन करने वाला है, वो करने वाला है ICM। जितना एम्ब्रियो आगे फॉर्म होना है
उसको कौन बनाने वाला है? आईसीएम बनाने वाला है। तो एम्ब्रियो फॉर्म, आईसीएम का फंक्शन क्या है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ट्रोपोब्लास्ट का इसका क्या है? जैसे मान लो कि ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है, तो इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर आकर के कौन इंप्लांट होगा? ट्रोपोब्लास्ट वाला हिस्सा है वो इससे अटैच होने वाला है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं? इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन होता कब है? जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके 7वें से 8वें दिन ये वाली प्रोसेस होती है, जिसमें ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर आकर के इंप्लांट हो जाता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन कहलाती है। और आफ्टर इंप्लांटेशन किसका फॉर्मेशन होता है? गेस्टुला का फॉर्मेशन होता है, और इस गेस्टुला स्टेज के अंदर क्या होता है? 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है और मोर्फोजेनेसिस आकर्ष होता है। मतलब अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस चलने वाला है, ऑर्गन डिफरेंशिएट होने वाले हैं, और आगे जाकर के ऑर्गन सिस्टम बनेंगे और कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बाद में गेस्टुला स्टेज के बाद में एक स्ट्रक्चर बनने वाली है, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा होता है, ये कौन सी स्ट्रक्चर को अपन बोलने वाले हैं? इम्प्लांटेशन के बाद में अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलने वाला है, तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? मदर के टिश्यू करने वाले हैं। उसको ऑक्सीजन देने का काम कौन करेगा? मदर के टिश्यू देने वाले हैं। तो उस एम्ब्रियो का, उस फिटस का मदर की बॉडी के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन होगा, उसी कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? प्लेसेंटा नाम देते हैं। अब ये प्लेसेंटा दिखाई कैसे देता है? जैसे मदर का जो यूट्रस होता है उसके पास में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे ये मदर वाले टिश्यू है, यूटेराइन टिश्यू है, इसके पास में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और उसके बाद में ये जो एम्ब्रियो दिख रहा है, उस एम्ब्रियो से भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलने वाले हैं। अब मदर के यूटेराइन टिश्यू के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको हम बोलेंगे यूटेराइन विलाई, और इधर जो एम्ब्रियो से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे उसको हम बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। अब ये जो यूटेराइन विलाई और ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये आपस में आकर के इस हिसाब से कनेक्ट हो जाएंगे, और इस कनेक्शन को ही हम क्या नाम देते हैं? प्लेसेंटा नाम देते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन समझ रहे हैं, सबसे पहले हमने ये बनाया है एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के चारों तरफ कुछ फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद में जहां पे एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड वाली लेयर को हम बोलते हैं एमनियोन लेयर। ये है एमनियोन लेयर। एमनियोन लेयर के चारों तरफ जो लेयर हमने बना रखी है, इस लेयर को हम बोलते हैं कोरियोनिक लेयर। कोरियोनिक या कोरियोन लेयर। कोरियोन लेयर के बाद में जो लेयर बनती है, जैसे ये व्हाइट वाली लेयर बना रखी है, इसके बाद में भी, क्योंकि टोटल एम्ब्रियोनिक जो लेयर होती है वो अपनी 4 होती है, जिसमें पहली वाली लेयर को तो हमने नाम दे दिया है एमनियोन लेयर, सेकंड वाली लेयर को हमने नाम दे दिया है कोरियोन, और एक थर्ड वाली लेयर बनेगी उसको हम बोलते हैं योक सेक, और इसके बाद में एक लेयर और बनेगी उसको हम बोलते हैं एलेंटोइस। तो ये 4 कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। पहले एमनियोन, उसके बाद में कोरियोन, उसके बाद में योक सेक, और सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? एलेंटोइस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोरियोनिक लेयर हमने बना रखी है, और यहाँ से ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने को दिखाई दे रहे हैं, इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ये तो है कोरियोनिक विलाई। उसके बाद में जो ब्लू कलर से हमने बना रखा है, ये जो हिस्सा है ये मदर की बॉडी का है, ये तो एम्ब्रियो है, और ये क्या है? मदर की बॉडी के टिश्यू है। अब इस ब्लू कलर वाले को हम नाम देते हैं यूटेराइन विलाई। अब फिटस की तो है कोरियोनिक विलाई, मदर के टिश्यू की है यूटेराइन विलाई, दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देने वाले हैं? इसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
कनेक्शन बिटवीन fetus एंड मदर। इसका मतलब प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है किस किस के बीच का? फिटस के और मदर के यूटेराइन विलाई के। अब इसी प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो वो हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लेसेंटा से मोस्टली 5 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, और वो पांचों हार्मोन कौन से हैं अपने? पहला है HCG, दूसरा है HPL, तीसरा है एस्ट्रोजन, चौथा है प्रोजेस्टेरोन, और पांचवा है रिलैक्सिन। प्लेसेंटा का दूसरा फंक्शन क्या हो चुका है? ये हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर रहा है। HCG मतलब ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है, ओवेरी से भी रिलीज होता है, लेकिन ये सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ही रिलीज होता है। और ये रिलैक्सिन हार्मोन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में ही रिलीज होता है, उससे पहले कभी रिलीज नहीं होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो प्लेसेंटा है इनके क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं। तो जैसे इस फिटस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां से यूटेराइन जो टिश्यू है यहां से ऑक्सीजन आएगी और ये आएगी प्लेसेंटा के पास में। जैसे ही फिटस वापस से CO2 को रिलीज करेगा तो ये CO2 जाएगी वापस से मदर की बॉडी के पास में। उसके बाद में इसको चाहिए न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इस एम्ब्रियो को कहां से मिलेगा? ये मिलेगा मदर के यूटेराइन टिश्यू से, और ये आएगा प्लेसेंटा के पास में। फिर ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करेगा, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किधर जाएंगे? मदर के यूटेराइन टिश्यू के पास में। अब हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है, न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहा है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बच्चे के मदर के यूटेराइन टिश्यू में जा रहे हैं। तो ये जो काम कर रहा है ये तो प्लेसेंटा कर रहा है, और प्लेसेंटा वाली स्ट्रक्चर तो अपनी ये वाली है। यहां तक की स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? प्लेसेंटा बोला है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये बच्चे के पास में, फिटस के पास में, इस एम्ब्रियो के पास में लेकर के कौन आ रहा है? तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखी है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही ऑक्सीजन मदर से फिटस के पास में आ रही है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड किसके बीच का कनेक्शन होता है? तो ये है कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड प्लेसेंटा। अब 2 क्वेश्चन बन गए अपने। एक तो यूटेराइन विलाई और कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई है फिटस की, यूटेराइन विलाई है मदर की। इनके बीच का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है उसको तो हमने नाम दे दिया प्लेसेंटा। लेकिन प्लेसेंटा और फिटस के बीच का जो कनेक्शन है उसको हमने क्या नाम दिया है? अम्बिलिकल कॉर्ड नाम दिया है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड वही है जो पार्चुरेशन के टाइम पे, जैसे ही डिलीवरी होती है उस टाइम पे डॉक्टर इसको यहां से कट कर देता है, और जितना अम्बिलिकल कॉर्ड मदर के यूटेराइन टिश्यू में बचता है तो डिलीवरी के बाद में उस सारे के सारे अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया, फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन देख लिया, और इम्प्लांटेशन के बाद में हमने प्लेसेंटा देख लिया। अब 9 मंथ का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के डिलीवरी तक का जो टाइम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? जस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ये जो जस्टेशन पीरियड होता है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर 9 मंथ का या 272 डेज का होता है। अब अपन बात करते हैं पार्चुरेशन की, कि एक्चुअल में ये पार्चुरेशन क्या है, और इसको अपन अपनी लैंग्वेज के अंदर समझते हैं कि ये डिलीवरी को बोल रहे हैं अपन। तो पार्चुरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। और पार्चुरेशन जो होता है वो होता है अपना ये एक तो कॉम्प्लेक्स है और न्यूरो एंडोक्राइन
मैकेनिज्म होती है। मतलब पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रोसेस है और न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे इनका रेगुलेशन हार्मोन्स के द्वारा भी होने वाला है। अब जब 9 मंथ का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो पार्चुरेशन का जो पहला सिग्नल होता है वो कहाँ से मिलता है कि भाई आज डिलीवरी का टाइम है, आज डिलीवरी होने वाली है। तो उसमें जो सिग्नल मिलता है, सबसे पहले सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा। जो फिटस है वहां से सिग्नल मिलेगा और एक प्लेसेंटा से सिग्नल मिलेगा। भाई प्लेसेंटा का काम था पहले फीटस को न्यूट्रिशन देने का, ऑक्सीजन देने का, ये सारे काम थे प्लेसेंटा के। अब प्लेसेंटा है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लग जाएगा तो यहां से एक सिग्नल मिलेगा, और फीटस है वो फुली डेवलप हो चुका है तो यहां से सिग्नल मिलेगा। और ये जो सिग्नल है ये क्या करवाएंगे, यूटेरस के अंदर हल्के कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जिसको हमने बोला है मिल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यहां से जो सिग्नल आए फिटस से और प्लेसेंटा से जो सिग्नल आए हैं वो यूट्रस के अंदर मिल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, मतलब हल्के कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। और ऐसे यूट्रस के अंदर मिल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहां से स्टिमुलेट होगा मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स रिलीज होता है। उस हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या इंड्यूस करवाने वाला है, ये यूट्रस के अंदर अब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला है। जैसे ही यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, मोमेंट ऑफ फिटस टुवर्ड्स बर्थ कैनाल। जो यूट्रस के अंदर फिटस था वो फिटस अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमने देखा था बर्थ कैनाल, और बर्थ कैनाल क्या होती है, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। तो जैसे यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फिटस है वो कहां पे मूव करने लग जाएगा, बर्थ कैनाल की तरफ आने लग जाएगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, लीड्स टू डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। फाइनली बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। अब जैसे ही डिलीवरी हो चुकी है तो डिलीवरी के बाद में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है बच्चे को दूध पिलाने का। और ये जो बच्चे को दूध पिलाने वाली जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। तो अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है किसका, लैक्टेशन का। लैक्टेशन किसको बोलेंगे अपन, लैक्टेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर, या फिर अपन फीमेल बोल सकते हैं, इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। मतलब फीमेल की या उस मदर की मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होने लग गया है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। फिर हमने लिखा है द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। जैसे ही जो उस फीमेल का या उस मदर का उसकी मेमरी ग्लैंड से जो पहला दूध होगा उस पहले दूध को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अब इस बात करें इस कोलेस्ट्रम की, तो इस कोलेस्ट्रम वाले जो मिल्क होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है पहले येलो कलर, मतलब इस दूध का कलर कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। खास बात क्या होती है, खास बात इसकी ये होती है कि इस मिल्क के पास में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और वो जो एंटीबॉडी होती है वो स्पेशली होती है IgA वाली एंटीबॉडी। उसके बाद में इस कोलेस्ट्रम से क्या बेनिफिट मिलता है, इसी के अंदर होता है न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो माँ के मेमरी ग्लैंड से जो पहला दूध निकलता है जिसको हम कोलेस्ट्रम नाम दे रहे हैं, हल्के पीले रंग का होता है। इस दूध के अंदर एंटीबॉडी होती है और एंटीबॉडी स्पेशली IgA इम्यूनोग्लोबिन A होती है। न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट इसके अंदर ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस दूध को बच्चे को पिलाने के लिए, शुरुआती दिनों में बच्चे को पिलाने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसके पास में क्या है,
एंटीबॉडी है जो उस बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, डिजीज से बचने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन मिलने वाला होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये बात देख ली। उसके बाद में जाइगोट बना है, जाइगोट में क्लीवेज होने की वजह से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद में हमने इम्प्लांटेशन को देखा है। इम्प्लांटेशन के बाद में एक मदर और फिटस के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है, उसको हमने प्लेसेंटा बोला था, उसका देख लिया है। और सबसे लास्ट की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। और इस लैक्टेशन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है इस कोलोस्ट्रम में से। यहाँ से बार बार में अपने क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच।